बने, आप वो वाले एंकर ना बने जो स्टूडियो से बिपरजॉय तूफान लेकर आते हैं, वो एंकर ना बने जो एस्ट्रोनॉट उड़ाते हैं स्टूडियो से। ये बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है आज के समय में मीडिया के सामने कि हम बहुत कंफ्यूज हैं कंटेंट को लेकर, हमें पता ही नहीं है कि सच्चाई क्या है, और एंकर्स पर से तो मतलब भरोसा ही उठ गया। अब तो उनके ऊपर तो कोई भरोसा रहा ही नहीं कि अगर वो बोल रहे हैं तो फिर कुछ चुनिंदा एंकर्स को तो हम बिल्कुल दरकिनार कर चुके हैं कि अगर ये कह रहे हैं तो फिर ये सच है ही नहीं। ये बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो गई है एंकर्स के सामने। उनको लगता है कि हम जितने ज़्यादा रोएंगे धोएंगे, और वो रोना धोना भी मन से नहीं होता। एक खबर पे अगर आपके आंसू आ गए, आपकी 70 वीडियो वायरल होंगी, उनको लगेगा, वो कहते हैं ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो आज के समय में मीडिया के साथ यही कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, कुछ भी होगा बदनाम ही हो जाओ, कम से कम वायरल तो हो जाएंगे। आज इस मंच से ये बोल रही हूँ कि बीइंग एन एंकर, अगर बुद्धि से बात करते हो ना, नॉलेज से बात करते हो, फैक्ट से बात करते हो, पढ़कर बात करते हो, तो उसका कोई तोड़ नहीं। आज के समय में टीवी बिना सेंसेशन के नहीं चल पा रहा है, यूट्यूब एजेंडा से चल रहे हैं, आपका अखबार जो है वो बिककर चल रहा है, क्योंकि एक धारा चुननी पड़ रही है, अच्छे कंटेंट को लोग देख ही नहीं रहे हैं। तो एक बार फिर से आप सबको जय भीम और स्वागत है आपका ऑल इंडिया बहुजन यूट्यूबर्स मीट 2023 के दूसरे दिन के दोपहर के बाद वाले सेशन में। अभी इस सेशन में हमारे साथ जो हैं मेरी जो है एक चहेती एंकर, भारतीय मीडिया में बहुत चुनिंदा ऐसे लोग हैं जो मुझे पसंद हैं, तो सोनल दहिया उनमें से एक पत्रकार हैं और इंडिया न्यूज़ के साथ फ़िलहाल वो सीनियर प्रोड्यूसर कम एंकर के तौर पे जुड़ी हुई हैं और शानदार एंकर के तौर पर उनकी पहचान है और मेरी बहन है। तो मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं सोनल। मैं अपनी साथी बबीता से कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इनका एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन दें। थैंक यू सुमित। सोनल दहिया एक पेशावर पत्रकार हैं, फिलहाल प्रमुख न्यूज़ चैनल इंडिया न्यूज़ के साथ सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट कम एंकर जुड़ी हुई हैं। खबरों को पेश करने का इनका एक अलग ही तरीका है और जिसकी वजह से लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। सोनल ने पत्रकारिता में एमएससी की डिग्री हासिल की है। सोनल ने अभी तक इंडिया न्यूज़ के अलावा न्यूज़ नेशन और भारत 24 जैसे प्रमुख न्यूज़ चैनलों के साथ काम भी किया है। करीब 10 साल आपको हो गया है मीडिया फील्ड में काम करते हुए। आज हमें सोनल एंकरिंग के गुण सिखाएंगी। प्लीज सोनल। जय भीम आप सभी को। सबसे पहले तो मैं सुमित भाई को बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस शानदार आयोजन के लिए। आजरा भाभी आपको बहुत बहुत बधाई, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जीवन में जब जटिलताएं आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तो कुछ लोग उन मुश्किलों को बहुत आसानी से अपने भीतर समाहित कर लेते हैं, उन चैलेंजेस को बहुत आसानी से अपने भीतर जोड़कर आगे बढ़ते हैं। एंड ही इज़ वन ऑफ देम। आई कैन से, आई मस्ट से कि मैं सोशल मीडिया के ज़रिए ही इनसे जुड़ी हुई हूँ बहुत समय से। आज पहली बार मैं और भाई आमने सामने हुए हैं, लेकिन एक जो कनेक्शन मैंने फील किया सोशल मीडिया के ज़रिए भी, वो बहुत अद्भुत है। और आज एक एंकर नहीं, एक बहन आपके सामने ज़्यादा खड़ी है, क्योंकि भाई के मैं तमाम व्यस्तताओं के बीच, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न में आप सभी जानते हैं एंकर्स को बहुत सारे असाइनमेंट्स मिले होते हैं, लेकिन भाई ने मुझे एक बार कहा और बहन हाजिर है। तो आप सभी के लिए एक आज जो ये आयोजन हुआ है बहुजन यूट्यूबर्स मीट, सबसे पहले तो मैं इसी के लिए भाई को बधाई देती हूँ और मुझे चुना इसके लिए आपने इस मंच पर, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। जब सोशल मीडिया आपको एंकरिंग के गुर सिखा रहा है, जब आपके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं सो कॉल्ड जो ये दावा करते हैं कि हम एंकरिंग सिखाते हैं, इस बीच आपने एक एंकर को यहाँ न्योता दिया और मुझे इस काबिल समझा, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी में
जब भी एंकरिंग की बात होती है, मुझे लगता है कि अमृता प्रीतम की कुछ पंक्तियां हैं कि कहानी लिखने वाला बड़ा नहीं होता, बड़ा वो होता है कहानी जिसने अपने जिस्म पर झेली होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहानियां अपने जिस्म पर झेलते हैं लेकिन वो बड़े नहीं बन पाते हैं। उसी धारा से आप सभी को, हम सभी को जोड़ने की जो कोशिश है ये बहुत ही शानदार है। और एंकरिंग की अगर हम बात करें तो देखिए, जिस तरह से कनेक्शंस होते हैं, मेरा मानना है कि जब हम एंकरिंग पे बात करते हैं तो मैं अपनी ही जर्नी को उसमें लेकर चलती हूँ। मैं एक बहुत ही स्मॉल टाउन में पैदा हुई, हरियाणवी परिवेश में पली बढ़ी। सौभाग्य से मेरे पिता साहित्य से जुड़े हुए थे, तो मुझे कुछ चीज़ें मिल गई। वो एक सोहबत उनकी जो थी उसने मुझे कुछ चीज़ें विरासत में मिल गई, मैं इसके लिए सौभाग्यशाली हूँ। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एंकर बनना चाहते हैं, बहुत बढ़िया एंकरिंग करना चाहते हैं, जिनके अंदर सभी गुण होते हैं। क्योंकि मीडिया में और बॉलीवुड में मैं देखती हूँ, बॉलीवुड में सबको एक्टर बनना है और मीडिया में सबको एंकर बनना है। बहुत बहुत बड़ी मुश्किल है ये, क्योंकि हम कई बार अपने आप को बिना रिकग्नाइज किए ही इस फील्ड में उतर जाते हैं। हमें पता नहीं होता कि हमारे भीतर काबिलियत क्या है। सलमान खान और सलीम खान दोनों ही एक्टर बनने के लिए आए थे, लेकिन आज सलमान खान को आप एक एक्टर के तौर पर जानते हैं, सलीम खान को आप एक राइटर के तौर पर जानते हैं, और दोनों में किसी में कोई कमी नहीं है। दोनों अपने अपने फील्ड में बहुत शानदार हैं। तो सबसे बड़ी बात, जब आप इस फील्ड में आते हैं तो आपको ये रिकग्नाइज करना है कि क्या आप इस फील्ड में आना चाहते हैं इसलिए, या फिर आप इस फील्ड के लिए बने हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप जब किसी भी मीडिया इंस्टीट्यूट में काम करते हैं तो मैं अधिकतर देखती हूँ जितने भी इंटर्न्स होते हैं सबको एंकर बनना है। एंकर्स इतने होते हैं कि उनमें से एंकर्स बहुत कम होते हैं। आई एम सॉरी टू से, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया से जुड़ी हुई हूँ, और मेन स्ट्रीम मीडिया तो आज बहुत बड़े अपने एक ऐसे चैलेंजिंग दौर से गुजर रहा है जहाँ उसके सामने सबसे बड़ी जो लड़ाई है एंकर्स के सामने, वो विश्वसनीयता की लड़ाई है, फैक्ट्स की लड़ाई है। एंकर बने, आप वो वाले एंकर ना बने जो स्टूडियो से बिपरजॉय तूफान लेकर आते हैं, वो एंकर ना बने जो एस्ट्रोनॉट उड़ाते हैं स्टूडियो से। हमें इस चीज़ को समझना होगा कि ये जो एंकरिंग को और एंटरटेनमेंट को हमने दोनों को साथ साथ लेके चला है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। बीइंग एन एंकर, आई मस्ट से कि एंकरिंग इज ऑल अबाउट कनेक्शंस। उस कनेक्शंस के भीतर इंटरकनेक्शंस हो सकते हैं। कनेक्शन आपके थीम से, कनेक्शन आपके कंटेंट से, वो आपको एंकर बनाता है। आपने पेट पिचका लिया एक्सरसाइज करके, जिम जाके आपने चेहरा स्लिम कर लिया, या आप अच्छे दिखते हैं। अच्छे दिखने की भी अलग अलग परिभाषाएं हैं, सबके लिए सुंदरता की अपनी अपनी परिभाषाएं। तो आप अच्छे दिखते हैं तो आप इस फील्ड में आ जाएं, ये कोई बात नहीं। अगर आप अच्छा बोलते हैं, बहुत सारे घरों में होता है कि आप, ये लड़की बहुत बोलती है तो ज़रूर टीवी पे जाएगी, एंकर बनेगी, बहुत बोलती है तो ये वकील बनेगी। बोलते क्या हैं आप, किस बात के लिए जाने जाते हैं, आपका कंटेंट क्या है। बेसिकली मेरे लिए एंकरिंग वो है, जब आप अपने थीम को समझते हैं, आप अपने विषय को समझते हैं। आप जब एंकरिंग की टेबल पर बैठे हैं तो आप केवल इसलिए नहीं बैठे हैं कि लोग आपको देख रहे हैं, आपको इसलिए बैठना है कि लोग आपको सुन रहे हैं, और वो आपसे बहुत कुछ वो लेकर जा रहे हैं। जब आप फैक्ट्स उनको बताते हैं, वो अपने घर आप फैक्ट्स फैला रहे हैं। अगर आप उनको मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो आप अराउंड द वर्ल्ड आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। ये बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है आज के समय में मीडिया के सामने कि हम बहुत कंफ्यूज हैं कंटेंट को लेकर। हमें पता ही नहीं है कि सच्चाई क्या है, और एंकर्स पर से तो मतलब भरोसा ही उठ गया है। अब तो उनके ऊपर तो कोई भरोसा रहा ही नहीं कि अगर वो बोल रहे हैं तो फिर कुछ चुनिंदा एंकर्स को तो हम बिल्कुल दरकिनार कर चुके हैं कि अगर ये कह रहे हैं तो फिर ये सच है ही नहीं। तो आप सबके सामने, जो भी लोग एंकरिंग में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, आपकी जो जर्नी है वो आपके कंटेंट के भीतर समाहित है, फैक्ट्स के भीतर समाहित है। बाकी वोकैबुलरी, आपका शब्दों पर कमांड, आपकी भाषा, आपकी शैली, ये बहुत बाद में आती हैं। और अब बहुत सारी चीज़ों का ढर्रा टूट गया है, एंड डिजिटल ने इसको बहुत ईजी बना दिया है। यू ऑल आर वेरी लकी कि आप डिजिटल इरा में इस वक्त एंकर बनना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हैं। आपके एक तो सबसे बड़ी बात, आपकी लड़ाई बहुत आसान है। आपके पास मोबाइल, आपका कैमरा है,
टीवी है, आप जहाँ चाहें जब चाहें अपना कंटेंट लोगों तक पहुँचा सकते हैं। ये लड़ाई बहुत हद तक डिजिटल ने आसान करी है। पर वैसे तो जो फूल खिलते ही हैं जिनको खिलना होता है, वो साहिर लुधियानवी का एक शेर है ना कि 1000 बर्फ गिरें, लाख आंधियाँ उठें, वो फूल खिलकर रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जिंदगी में जब भी कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। फिर अगर आपने ठान लिया, अगर वो फूल खिलने हैं तो फिर खिलकर रहेंगे। उसमें चैलेंजेस रहेंगे, नो डाउट, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहेंगी, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, बट स्टिल अगर आपने ठान लिया तो फिर ठान लिया। बीइंग एन एंकर, मुझे भी मैं हमेशा अपने पिता से अभी इन दिनों में तो थोड़ा बहुत आसान हो गई हैं चीज़ें, लेकिन एक बीच में दौर आया था एंकर्स का जिसमें हमें अपनी नौकरी की बहुत चिंता होने लगी थी। वो दौर एक ऐसा दौर था जब चीखना, चिल्लाना, बहुत ओवर एग्रेशन, ये एक ऐसा दौर आया था जब हमें लगने लगा था कि क्या हम सहज बोलने वाले, धीरे बोलने वाले टीवी पर टिक पाएंगे। मुझे तो बहुत चिंता होती थी। मैं तो अपने पिता को हमेशा कहती थी कि मैंने कहा पापा बड़ा गलत फील्ड आपने चुनवा दिया, और मेन स्ट्रीम मीडिया में हम जैसे लोगों का कुछ है नहीं, क्योंकि हम तो बहुत ही सोबर एंकर हैं, हम वो वाले एंकर ही नहीं हैं जो एकदम तूफान ला दें स्टूडियो में। तो बहुत हमें बड़ा चैलेंजिंग लगता था, बहुत कन्फ्यूजन्स होती थी। बट मेरे पिता हमेशा एक बात कहते हैं कि बेटा, धारा के साथ बहने वाले कभी सृजन को जन्म नहीं देते, धारा के विपरीत बहने वाले ही सृजन को जन्म देते हैं। तो जो धारा इस वक्त चल रही है, आपको उस धारा के साथ नहीं, उस धारा के विपरीत बहना है। स्पेशली इन मीडिया, आज जिस दौर में मीडिया है, उस दौर में अगर मीडिया जिस तरह से चल रहा है, जिस ऑथेंटिसिटी के एक कन्फ्लिक्ट से गुजर रहा है, एक चैलेंज से गुजर रहा है, उस बीच आप लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, आपके लिए चीज़ें आसान भी हैं। भाषा पर हम आते हैं। भाषा पे बहुत, देखिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी चीज़ है। लैंग्वेज को आप दरकिनार नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हिंदी दिवस पर आपको बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हिंदी में बात होनी चाहिए, हिंदी में बात होनी चाहिए। बट मैं हमेशा हिंदी दिवस पर भी एक बात कहती हूँ कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। कुछ लोगों ने उसको भी मातृभाषा बना दिया। वो मातृभाषा है, माँ भाषा, हमारी माँ बोली है, हमारी मातृभाषा नहीं है, केवल भाषा नहीं है। ज़रा से त्रि और त्र से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो थोड़ा सा भाषा के लिहाज से हमें बहुत सटीक होने की ज़रूरत है, लेकिन लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर। मेरा मानना है कि आप एक अच्छे, अब तुसी कित्थे जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, कड़े जावे है, वेयर आर यू गोइंग, सबका एक ही मायना है। लैंग्वेज आज के समय में आपकी पावर है, बैरियर नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैडम हम हरियाणवी परिवेश से आते हैं, हम तो एंकर नहीं बन सकते, लेकिन आप हरियाणवी में भी एंकर कर सकते हो। आप पंजाब से आते हो, आपका लोकल डायलेक्ट आता है, आप पंजाबी में भी एंकर कर सकते हो। और उसके लिए आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास डिजिटल है, डिजिटल इरा है आज के समय में। तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, लेकिन भाषाएं जितनी सीख सकते हैं सीखिए, और हर भाषा के साथ न्याय कीजिए। मैं हरियाणवी में बच्चों को स्टोरीज भी सुनाती हूँ, कहानियों का मेरा एक सेगमेंट जाता है जिसमें मैं दादी नानी बन के बच्चों को कहानियाँ सुनाती हूँ, और पंजाबी में भी कहानियाँ सुनाती हूँ, हिंदी भी बोलती हूँ। तो आप जितनी चीज़ें सीखते चले जाते हैं ना, लैंग्वेज जितना, देखिए लर्निंग का कोई एंड नहीं है। जिस दिन आपने अपने भीतर के स्टूडेंट को मार दिया, उस दिन आप भी ख़त्म हो जाएंगे। हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, हम बहुत कुछ सीख गए, लेकिन ये जर्नी ना एक सतत प्रक्रिया है ये, और इसको सतत ही रहने दिया जाए तो सीखने का कोई अंत नहीं है। जितनी भाषाएं सीख सकते हैं, जितनी बोलियां सीख सकते हैं, सीखिए, आपको वर्सेटाइल बनाएगी। जब आप किसी भी, अभी आप इलेक्शन कवर करने चले जाइए, आप राजस्थान चले जाइए, आप राजस्थानी अच्छी बोलते हैं तो आप वहाँ की ऑडियंस से कनेक्ट हो पाएंगे। एंड कनेक्शन इज एवरीथिंग इन एंकरिंग, मुझे जहाँ तक लगता है। आप अपने कंटेंट के साथ कनेक्टेड ही नहीं हो तो आपके अंदर वो भाव, वो इमोशन ऑन एयर आ ही नहीं सकते। कई बार क्या होता है, हम बहुत बेमन से पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, पेड खबरों को बहुत बेमन से ही पढ़ते हैं एंकर्स, है ना। तो कई बार क्या होता है कि और कुछ खबरें आपको बहुत अंदर तक झकझोर जाती हैं। अगर हमारे देश का कोई शहीद हो गया तो वो हमारे अंदर से एक आग आती है, उसके लिए अंदर से कुछ इमोशंस आते हैं, और वो इमोशंस हमारी आईज में दिखते हैं, हमारे मैनरिज्म में दिखते हैं। अगर किसी बच्ची के साथ कोई दरिंदगी हो गई तो एक लड़की होने के नाते आत्मा में चुभती हैं वो चीज़ें, और वो तकलीफ वो चेहरे पे आती है, वो इमोशंस चेहरे पर आते हैं। लेकिन जब आप कनेक्टेड ही नहीं हैं अपने कंटेंट से,
तो फिर एज एन एंकर आप ऑन स्क्रीन कभी जस्टिस कर ही नहीं पाएंगे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका अपने कंटेंट से कनेक्टेड होना। अगर आप किसी क्रिकेट पर शो कर रहे हैं तो आपको ये मानना होगा कि आप क्रिकेट के प्रेमियों के बीच में बैठे, आप वहाँ फील्ड में हैं, आप उसी स्टेडियम में बैठे हैं, तभी आप उसको फील कर पाएंगे, उस जोश को, उस उत्साह को, उस हार को, उस जीत को। उसके लिए उसके भीतर समाहित होना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम कनेक्टेड नहीं होते हैं, हम सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं। हमें लगता है कि हमने बस ठीक है, हम एज एन एंकर हमारे सामने एक स्क्रिप्ट है और उस स्क्रिप्ट में हमने अपनी जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो पढ़नी है। हमें नहीं पता, कई बार तो क्या होता है एंकर ब्लैंक हो जाता है, उसे पता ही नहीं होता क्योंकि वो खबर से जुड़ा हुआ ही नहीं है। अगर उसको 4 लाइन अपने से बोलनी पड़ जाए तो फिर उसके वहाँ बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे एंकर्स के साथ होती है। मैं बीइंग एन एंकर ये चीज़ खुद महसूस करती हूँ कि कई बार जब आपको खबर का आइडिया ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है खबर क्या है, तो आप क्या बताएंगे लोगों को। और फिर वो 4 लाइन जो आपके सामने हैं, वो 4 लाइन कब तक चलेंगी? वाइब बदलती चली जाएगी, तो 1 मिनट ठहर जाएगी, 2 मिनट ठहर जाएगी, फ़ोनो लेना पड़ गया आपको, लाइव लेना पड़ गया, तो फंस गए आप वहाँ पे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि खबर क्या है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ज्ञान है, उसका कोई तोड़ नहीं, उसका कोई सानी नहीं। आज इस मंच से ये बोल रही हूँ कि बीइंग एन एंकर, अगर बुद्धि से बात करते हो ना, नॉलेज से बात करते हो, फैक्ट से बात करते हो, पढ़कर बात करते हो, तो उसका कोई तोड़ नहीं है। आपको इस चीज़ को समझना होगा कि आप जब अपनी बात को फिर आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे आपको एक बेस तैयार करना है, उस बेस के ऊपर आप थोड़ा सितारे लगा दीजिए, शीशे लगा दीजिए, गोटा लगा दीजिए, दुपट्टा है एक, उस दुपट्टा प्लेन है, उस दुपट्टे पे कलर है, आपने उसके ऊपर गोटा सितारा लगा के उसको खूबसूरत बना दिया। वो चीज़ें ऐड ऑन आपकी वोकैबुलरी है, आपकी भाषा है, वो है आपका उसमें ऐड ऑन चीज़ें। लेकिन जो बेस है ना, वो बेस वो आपका विजडम है, वो आपका नॉलेज है। तो वो बेस बहुत ज़रूरी है। दैट बेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर ऐड ऑन कर दीजिए आप, थोड़ा सा एग्रेशन दिखाएंगे, थोड़ा सा मैनरिज्म दिखाएंगे, थोड़ा इधर से चल के आएंगे, थोड़ा उधर से चल के आएंगे। वो चीज़ आपको ऑन एयर थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकती है, बट विजडम इज़ बेस। आपका जो उस दुपट्टे का जो बेस है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बुद्धि है। तो मेरा मानना है कि बीइंग एन एंकर मैं आपको यही बात कहूँगी सबसे पहले कि आप तो सबसे पहले अपने कंटेंट को समझिए, अपनी भाषा को समझिए, आप सबसे बड़ी बात अपने ऑडियंस को समझिए, जो कि आज के समय में हम नहीं समझते। आपका ऑडियंस आपसे क्या चाहता है, आप किसको एड्रेस कर रहे हैं, टारगेट ऑडियंस क्या है। आजकल यूट्यूब पे भी देखते हैं आपको तुरंत आपका डाटा आ जाता है आपके सामने कि आपको महिलाएं सबसे ज़्यादा देख रही हैं, पुरुष सबसे ज़्यादा देख रहे हैं, या बच्चे सबसे ज़्यादा देख रहे हैं। उस टारगेट ऑडियंस को आपको एज एन एंकर भी समझने की ज़रूरत है कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो क्या देखना चाहते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब आप एंकरिंग की बात करते हैं तो एंकरिंग और एक्टिंग, हालांकि मैं कहूँगी कि बहुत हद तक दोनों कनेक्टेड चीज़ें हैं, लेकिन वो एंटरटेनमेंट और वो मीडिया की समझ भी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एंटरटेनमेंट में क्या है, हालांकि दोनों शोबिज़ हैं। आप सबसे बड़ी बात ये एक बहुत ही बड़ी अच्छी चीज़ है एंकरिंग के साथ, टीवी मीडिया के साथ या किसी भी मीडिया के साथ, कि आप ऑन एयर दिख रहे हैं। आप जब कोई अखबार में आपका आर्टिकल छपता है तो उसको कितने लोग पढ़ते हैं, कितने नहीं पढ़ते हैं। सेम इज़ विद टीवी ऑल्सो। नाउ अ डेज लोगों ने अपना टीवी बंद कर दिया है, नहीं देखते हैं, बट स्टिल आई विल से कि लोग जो हैं अब देख रहे हैं आपको, आपकी ऑथेंटिसिटी को। आप 10 एंकर में से एक एंकर चुनता है कोई, एक बुद्धिजीवी वर्ग, सबकी बात नहीं कर रही मैं, सब एंकर्स की भी बात नहीं कर रही, सब टीवी चैनल्स की भी बात नहीं कर रही, लेकिन पढ़े लिखे लोग जिसको देखते हैं वो भी तो उसमें कुछ देखते हैं ना, चुनते हैं ना। तो वो जो एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट आपको अपने भीतर भी रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है कि आपकी पावर क्या है। कई लोगों का वॉइस बहुत अच्छा होता है, आवाज़ बहुत अच्छी होती है, जिनको लोग आंखें बंद करके भी सुनते हैं तो लगता है भाई सुनते चले जाओ, है ना। रेडियो में ये बहुत ज़्यादा चलता है। आज के समय पॉडकास्ट का ज़माना है, बहुत लोग अच्छा पॉडकास्ट में अपना बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और आगे आने वाला ज़माना भी पॉडकास्ट का है। मैं कहूँ तो बहुत ज़बरदस्त बूम, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, आपने अपनी आवाज़ पे काम किया। और चीज़ें सुधरती हैं टाइम के साथ साथ। मैंने देखा है, मेरे पहले के एंकरिंग के प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगी तो यू विल बी शॉक्ड दैट सोनल बोल रही है, आज की आवाज़ में और उसकी आवाज़ में भी बहुत अंतर है। वो आता है प्रैक्टिस से। धीरे 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 आप सब इंटर्न ही हैं,
सब सीख ही रहे हैं। एक खबर को बीइंग एन एंकर कैसे टैकल करना है वो आप समय के साथ सीखते चले जाते हैं। आज आपने वो खबर पढ़ी और कल आपने वो खबर पढ़ी और परसों आपने पढ़ी, आप खुद वो चेंज महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आपने इसमें से कुछ और निकाला, लेकिन जब आप निकालना बंद कर देंगे आपको लगेगा कि नहीं हम सब सीख गए और हमें सब आता है, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी। तो एज एन एंकर भाषा आपकी बहुत बढ़िया रोल अदा करती है, ज़बान कितनी क्लियर है वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है। कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं, कई लोगों की ज़बान सही नहीं होती, ठीक नहीं होती, तलफ़ुज़ ठीक नहीं होता, तो उसमें उनकी भी गलती नहीं है। बट आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपकी पावर क्या है। वो लोग लिखते बहुत अच्छा है तो गो फॉर राइटिंग, आप जाइए अपना लिखिए। कितने सारे प्रोड्यूसर्स की मेहनत होती है, एक एंकर के पीछे एंकर कुछ नहीं होता है टीवी पे आज के समय में। जो स्क्रिप्ट आती है वो प्रोड्यूसर लिखता है। सुमित भाई तो खुद मीडिया में रहे, उन्होंने तो खुद स्क्रिप्ट्स बनाई है, और वो तो बहुत सारे एंकर्स को वो जानते होंगे कि वो कितने बड़े मूर्ख हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है। बट स्टिल आई एम सेइंग कि आप अगर कुछ अच्छा लिखते हैं तो आप उसके लिए जाइए, आपकी मेहनत बोलती है ऑन एयर। बस एंकर के साथ ये फ़र्क होता है कि उसको लोग देख रहे होते हैं। वो बहुत बढ़िया लाइन बोल दी, भैया एंकर ने बहुत बढ़िया शेर पढ़ दिया, क्या नॉलेज है, क्या ज्ञान है, क्या साहित्य की बात है, पता नहीं है वो स्क्रिप्ट में लिखी हुई है और वो प्रोड्यूसर ने लिखी है। मेन चीज़ यही है कि आप अपने भीतर से क्या लेकर आते हैं, है ना। तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है बीइंग एन एंकर, कि आप अपने नॉलेज, अपने इंटेलेक्ट पे अगर आपकी टीपी टेलीप्रॉम्प्टर से उड़ भी जाती है, मुझे लगता है एक एंकर की असल परीक्षा वहाँ से शुरू होती है। अच्छे लिखते हैं आप, अच्छे दिखते हैं और बढ़िया साड़ी पहन के, बढ़िया ब्लेजर पहन के एंकर ऑन एयर, बढ़िया मेकअप थोप के खड़ा है ऑन एयर, इसका मतलब नहीं है आप एंकर तब कहलाएंगे जब टेलीप्रॉम्प्टर से टीपी उड़ गई आपकी और आपको 1 घंटे ऑन एयर रहना है। एंकर वो है, मेरी नज़र में तो वो है। अदरवाइज तो फिर सभी एंकर हैं, सब कर ही रहे हैं और अच्छा चल रहा है। किसी को लोग, सबकी फ़ैन फॉलोइंग अपनी अपनी है ना। आप जब जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते, ज़रूरी थोड़ी उनको कोई भी पसंद नहीं करता, उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है भाई। क्या ज़बरदस्त मीम बन रहे हैं आज के टाइम पे, है ना। तो ये सोशल मीडिया का अपना दायरा है। सोशल मीडिया ने इन चीज़ों को आसान बहुत बना दिया है, क्योंकि आप तुरंत चीज़ें, गलतियाँ आपकी पकड़ी जाती हैं। और एंकर भी कोई भगवान नहीं होता है, कई बार बहुत सारे ब्लंडर्स हो जाते हैं, आंकड़ा आपने गलत पढ़ दिया, कोई स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन उसके लिए अगर आपने पहले से रीडिंग कर रखी है तो वो आपको हेल्पफुल रहती है, आप तुरंत उस चीज़ को करेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के आधे अधूरे वीडियोज़ वायरल होते हैं आज के समय में, बयान कुछ और होता है, तोड़ मरोड़ के कुछ और बना दिया जाता है। सेम इज़ विद एंकरिंग ऑल्सो। टीवी में एंकरिंग के साथ भी सेम यही प्रॉब्लम है कि लोग कहते कुछ और हैं, उनको बना कुछ और दिया जाता है। तो आप उस द्वंद्व से, उस कन्फ्लिक्ट से थोड़ा सा बचेंगे तो मुझे लगता है कि आपको उसमें थोड़ी सी आसानी होगी, क्योंकि आपने उस चीज़ को पढ़ा है। अब देखिए, बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं, भ्रांतियों का जिक्र मैंने पहले भी किया कि आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि एंकरिंग में आप किस फील्ड में जाएं, आपकी काबिलियत क्या है। हालांकि तो एंकर को हरफन मौला होना चाहिए मेरे लिहाज से, सारी चीज़ों की नॉलेज आपको थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। वो एक ऐसी सब्जी है जिसमें थोड़ा थोड़ा मसाला सब पड़ना चाहिए, नमक, मिर्च, हल्दी, जिसमें स्पोर्ट्स भी है, एंटरटेनमेंट भी है, पॉलिटिक्स भी है, सोशल इश्यूज भी हैं। तो वो शानदार लजीज सब्जी कब बनेगी? जब उसमें सारे मसाले होंगे। तो वो एंकर भी मेरे लिहाज से वो शानदार एक पकवान जैसा हो जाता है जब उसमें बहुत सारी चीज़ें बढ़ती रहती है। कुछ भी चीज़ अधूरा ना छोड़ें। आप ये देखिए, आप ये पेपर यहाँ पर है, इस पेपर में 4 चीज़ें लिखी हुई हैं। कई बार क्या होता है ना, आप जिसमें समोसा खाते हो वो पेपर रैप करके आता है आपके पास, है ना, कचौरी खा रहे हो। मेरा मानना है कि उस समोसे और कचौरी वाले पेपर को भी पढ़ डालो, क्या पता वो नॉलेज आपको कब काम आए। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ भी सामने आ गया उसको पढ़ डालो एक बार, वो आपको पता नहीं कहाँ काम आएगा। आपको लगेगा कि अरे मैं इसका क्या करूँगा, या मेरे मतलब की चीज़ नहीं है, बट वो मतलब की चीज़ कब निकल आएगी और कब उसका नॉलेज आपको काम आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज है, आपकी भाषा शैली है। कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत ओवर एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं सोशल मीडिया पे भी और टीवी मीडिया पे भी, कि वो बहुत ज़्यादा ओवर कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर आप कंटेंट से कनेक्टेड हैं तो आप ओवर जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका मोटो सिर्फ आपकी बात को डिलीवर करना है, उस बात को ऐसे ये महिमा मंडित करना नहीं है। और ट्रूथ इज़ वेरी ब्यूटीफुल इंडीड। सच अपने आप में बहुत खूबसूरत है, उसके लिए आपको जोर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है।
अगर आप सच बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप अच्छा ही बोल रहे होंगे या आप सही ही बोलेंगे। लेकिन जब आप झूठ बोलते हैं, फिक्शन पे बात करते हैं, तो आपको चिल्लाने की ज़रूरत पड़ती है। चिल्लाना, सच में आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब आप फैक्ट से बात करते हैं। आपकी वही एक कहावत भी है ना कि लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरा है जान। तो जब आपके पास थोड़ी नॉलेज होती है, ज्ञान अधूरा आधा अधूरा होता है, तो आप उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करते हैं अपनी एक्टिंग, अपने जो एक्स्ट्रा हुनर हैं वो। लेकिन उसमें वैसे आपको ज़रूरत नहीं होती है। आप जैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वैसे ही करिए। बहुत सारे लोगों को ये भ्रांति होती है कि हमारी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, हम तो एंकर नहीं बन पाएंगे। पर्सनैलिटी इंडीड प्लेज अ वाइटल रोल। और पर्सनैलिटी सिर्फ एंकरिंग में ही नहीं, हर जगह हर फील्ड में। अब देखो, कपड़े महंगे सस्ते पहनना, मैं बहुत ही नॉर्मल आपसे आप जैसी ही बात करूँगी, अपने जैसी और आप जैसी ही बात करूँगी, मैं कोई बहुत लफाजी में नहीं जाऊँगी। कपड़े महंगे और सस्ते पहनना एक पर्सनैलिटी नहीं है। कपड़े किस सलीके से पहने हुए हैं, ये पर्सनैलिटी है। आपको ये समझना होगा कि आपने किसके साथ क्या कॉम्बिनेशन पहना है, कैसी टाई पहनी है, कैसा ब्लेजर पहना है। बहुत से लोग इसको दरकिनार कर देते हैं, लेकिन मैं एज एन एंकर इसको दरकिनार नहीं कर सकती, क्योंकि टीवी पे, मीडिया पे यू नीड दैट सेंस। आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं दिखने से क्या, ये कपड़ों से क्या, नहीं, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। आप जब अच्छे दिख भी रहे होते हैं, अच्छे कपड़े बन के बैठे होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो जाता है। तो उस कॉन्फिडेंस लेवल के लिए ज़रूरी है बहुत सारे एक्स फैक्टर्स भी, और ये एक्स फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारे लिए मैटर नहीं करते हैं। रूरल एरियाज से जब आप आते हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं। मैंने खुद कहा, मैं एक बहुत रूरल एरिया से में पली बड़ी, हरियाणवी परिवेश में पली बड़ी। एक बार मेरे क्लासरूम में मेरे टीचर ने सब स्टूडेंट्स को बुलाया और कहा कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो हमने कहा एंकर बनना चाहती हूँ मैं। शुरू से ही था मेरा, मुझे नहीं पता था कि एंकरिंग अब ऐसा हो जाएगा। वो दौर था, मेरे पिता भी पत्रकार थे और मैंने भी पत्रकारिता के सपने देखे थे। टीवी पे एंकर बनना बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। देन आई सेड कि मुझे एंकर बनना है। तो वो बहुत ज़ोर से खिलखिलाए, हंसे बहुत ज़ोर से। उन्होंने कहा कि अरे मैडम, एंकरिंग कोई इतनी आसान बात नहीं है, आप तो यहाँ हरियाणा में बैठ के, मैम में बैठ के एंकरिंग के सपने देख रही हो, है ना। तो वो बिल्कुल ऐसा तंज था ना वो, जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतनी ज़ोर से तालियां पीट के बच्चे हंस रहे, उनको पता ही नहीं है कि मुद्दा क्या है, बात क्या है। बट स्टिल समाज की रवायत है भाई, एक जगह तालियां बजे तो दूसरी भी तालियां बजाने लग जाते हैं। अगले बंदे की बात कन्विंसिंग हो या ना हो, अच्छी लगी हो या ना लगी हो, भीड़ चाल है और चल रहे हैं सबके सब। तो वो सब भी हंसने लग गए। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ब्लॉग टॉप किया था 12th में, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली किया था। मेरा बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैं ब्लॉग टॉप कर जाऊँगी। उस टाइम मेरे कुछ इंटरव्यूज़ छपे थे टीवी, इस पे प्रिंट में, उसमें भी मैंने लिखा हुआ था कि मैं एंकर बनना चाहती हूँ। तो वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट ज़रूर था जब मैंने पहली बार एंकरिंग की थी, क्योंकि आप जिस सपने को लेकर चल रहे हो, वो सपना जब अकम्पलिशमेंट की तरफ जाता दिखता है तो वो अपने आप में बहुत खूबसूरत क्षण होता है किसी के लिए भी। तो ये आप सबको समझने की ज़रूरत है कि क्या आप वो चीज़ इसलिए कर रहे हैं कि क्या आप करना चाहते हैं या फिर आप मजबूरी में कर रहे हैं। क्योंकि नौकरी पेशा मजबूरी ही होता है, एक समय पे आपकी सारी क्रिएटिविटी मार देता है। मैं ये चीज़ बिल्कुल बेबाकी के साथ कह रही हूँ कि आप सब क्रिएटिविटी भूल जाएंगे जब आप वही किसकी पंक्तियाँ हैं मुझे याद नहीं आ रहा, कि जब तक सबको क्रांतिकारी तभी तक बनना है जब तक उनके पास एक अच्छी नौकरी नहीं आ जाती है। तो ये सच है कि हम कई बार क्या होता है, जब हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, नथिंग ग्रोज इन कंफर्ट जोन, कभी भी नहीं। चैलेंजेस जब तक लाइफ में रहेंगे तभी तक आप उस चीज़ में आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज जो चैलेंजेस ही ख़त्म हो गए तो फिर क्या ज़िंदगी है ना। तो वो अल्लामा इकबाल का एक शेर भी है ना कि तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। अगर ज़िंदगी में एक चीज़ पे आप छूट गए, कोई चीज़ छूट गई, कोई धुरी छूट गई, उसी धुरी से कोई नया रास्ता भी निकलता है। और वो नया रास्ता तभी निकलता है जब आप उस नए रास्ते के लिए मेंटली तैयार होते हैं। कई बार लोगों को लगता है मैं एंकर नहीं बन पाया, मेरी बहुत बड़ी डिफीट थी, लेकिन आज आपके सामने एक बहुत बड़ा दायरा है कि आप जो चाहे कर सकते हैं एंकरिंग के फील्ड में। डिजिटल ने आपको इतना बड़ा एक वास्ट एक लैंडस्केप खोल के रख दिया है कि आप जब चाहें अपनी एंकरिंग की स्किल्स लोगों को दिखा सकते हैं।
और एक टाइम था जब बहुत ट्रेडिशनल एंकरिंग का ज़माना था, आपने दूरदर्शन में देखा होगा, ऐसे बुत की तरह बैठ के एक फ्रेम में एंकरिंग करते थे, ना हाथ हिलाते थे ना पैर हिलाते थे। लेकिन फिर एक दौर आया कि जब एकदम ज़बरदस्त ऐसे फाइटिंग की दौर वाला एंकरिंग शुरू हो गया, और फिर लौटकर हम अब उसी ज़माने में आ रहे हैं जब सहजता का दौर आ गया है। पढ़े लिखे लोगों को आज भी चीखते चिल्लाते एंकर चुभते हैं, वो टीवी बंद कर देते हैं। टीवी देखता कौन है? वही आदमी देखता है जिसको लगता है कि हाँ टीवी देखा जाना चाहिए और ये कुछ अपनी सी बात कर रहा है, हमारी सी बात कर रहा है, कुछ ज्ञान की बात कह रहा है, कुछ अलग कह रहा है। टीवी कहाँ रुकेगा? और मैं हमेशा कहती हूँ कि वोट से राज बदला जाता है ना, तो रिमोट से आप टीवी भी बदल सकते हैं। रिमोट आपके हाथ में, वही वोट है जिससे आप जब पॉलिटिकल सिनेरियो अपने वोट से बदल सकते हैं, तो रिमोट बंद कर दीजिए। आपको लगे कि हाँ ये आपके काम का नहीं है कंटेंट, आप बंद कर दीजिए। कौन देखेगा उसको? फिर कहाँ से आएंगे एडवर्टीजमेंट, कैसे चलेगा मीडिया? तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि आपको दिखाया वही जाता है जो आप देखना चाहते हैं। सेंसेशन का एक दौर है और वो दौर हम नागवार तो गुजरता है, बट हम उसमें बहती गंगा में हाथ हम भी धो लेते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे आपको लगेगा कि मैंने किसी का इंटरव्यू किया, मैं सिंपल बोलूँगी कि फला फला के साथ देखिए मेरा इंटरव्यू, आप बिल्कुल भी मेरा लिंक क्लिक नहीं करेंगे, बड़ा बासी सा लगेगा आपको। लेकिन मैं कहूँ अरे इनकी ज़ुबान फिसल गई, इन्होंने ये क्या कह दिया, आप तुरंत जाएंगे उस पर, क्योंकि वो सेंसेशन आपको अट्रैक्ट करता है। आज के समय में टीवी बिना सेंसेशन के नहीं चल पा रहा है, यूट्यूब एजेंडा से चल रहे हैं, आपका अखबार जो है वो बिककर चल रहा है, क्योंकि एक धारा चुननी पड़ रही है। अच्छे कंटेंट को लोग देख ही नहीं रहे हैं क्योंकि उनको चाहिए कुछ ना कुछ। आप बीच की बात तो करना ही भूल जाइए। अब जब तक आप एक तरफा नहीं होंगे कुछ चलेगा ही नहीं, और ये एक बहुत भयंकर दौर भी है। पर मैं फिर भी कहूँगी कि रे ऑफ होप आप लोगों से ही है, जो इस पूरी कम्युनिटी को एक साथ लेके चल रहे हैं। बहुत से लोगों को आज के समय में ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि उनको कोई बताने वाला ही नहीं है, उनको कोई समझाने वाला ही नहीं है। और ऐसे आयोजन जब हो रहे हैं ये, तो अपने आप में आप लोगों के लिए आप तालियां ज़रूर बजाइए कि आप इतने समय से आप इस पूरे आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं और आप सब लोग एक जगह पर एकत्रित हुए हैं। ये एक पावर है, शक्ति है, इसको पहचानने की ज़रूरत है। हमें किसी को सप्रेस करके नहीं चलना, हमें बस अपने आप को उठाना है। ये हमेशा ज़िंदगी में याद रखना। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हम दूसरे को लात मारेंगे और तब हम आगे बढ़ेंगे। बेहतर है दूसरा अगर गिर जाए तो उसको भी उठा के चल लो, थोड़े से तेज़ दौड़ो उनसे, अपनी बुद्धि से, अपने इंटेलेक्ट से, ताकि वो अपने आप ही पीछे रह जाएंगे जो आपको पीछे धकेलना चाह रहे हैं। तो ज़िंदगी तो ऐसे ही चलती है और हर फील्ड का, हर प्रोफेशन का यही हाल है। जब आप अलग अलग फील्ड्स की बात करते हैं ना, तो हर फील्ड में कमोबेश एक जैसा ही हाल है। आपको क्या लगता है कि टीवी ये जो प्राइवेट जॉब्स हैं या सरकारी जॉब्स, कोई अंतर नहीं है। गवर्नमेंट जॉब्स भी इसी टेंशन्स, इसी वरीज के साथ चल रही हैं। सेम इज़ विद प्राइवेट जॉब्स ऑल्सो। आप अपने लिए खड़े होते हैं, अपना कुछ करते हैं, ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग रुतबा आपको देता है और एक अलग कंफर्ट जोन देता है। और कंफर्ट जोन इन द सेंस एक सिक्योरिटी देता है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है, जो बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी अलग अलग विधाओं में अपने आप को इस तरह से पारंगत करें, क्योंकि एंकरिंग का क्या, मैंने पहले भी कहा है कि बॉक्स है, उस बॉक्स में आप छोटी छोटी चीज़ें डालते चले जाओ और आपको लगेगा कि यस यू आर डूइंग वंडरफुल एंड बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ। बट टीवी के साथ एक सबसे बड़ी चीज़ आज के समय में है, चैलेंज है, वो है विश्वसनीयता का, कि लोग जो हैं वो विश्वास नहीं कर पा रहे आपके ऊपर। वो विश्वास कैसे जनरेट हो, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और ये रे ऑफ होप आप ही लोगों से है, जो लोग अच्छी जर्नलिज्म, एक संतुलित पत्रकारिता करना चाहते हैं। एक बेहतर एंकर के तौर पर जब आप अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो आप केवल ये मान के ना चलें कि मुझे बेहतर एंकर बनना है, मुझे सिर्फ अपनी बात कहनी है, मुझे सच बोलना है। और मैंने पहले भी कहा, सच अपने आप में बहुत सशक्त है, बहुत सुंदर है। जब आप सच बोलते हैं तो आपको किसी भी एड ऑन फैक्टर की ज़रूरत है ही नहीं। झूठ को पड़ता है, झूठ का पुलिंदा जब आप बनाते हैं तो आपको ड्रामा बेचना पड़ता है, लेकिन जब आप सच बोलते हैं तो आप बहुत ईजी प्रोसेस में होते हैं। ऑफ द बीट कुछ भी होगा, आपको बहुत परेशानियाँ आएंगी। कई लोग क्या होते हैं कि बहुत धीरे बोलते हैं, उनको पीसीआर से लोग चिल्लाएंगे, कह रहे हैं एनर्जी नहीं है, खबर में ब्रेकिंग है, ये है, आप तो ब्रेकिंग को ब्रेकिंग की तरह पढ़ो, आप तो एकदम धीरे हो गए हैं, तो एकदम स्लो पढ़ रहे हैं। आपका प्रोड्यूसर आके चिल्लाएगा, सुमित भाई भी चिल्लाए होंगे ज़रूर तो ये है, होता है कि आपको बोलते हैं लोग कि आप जो है
एनर्जी से पढ़िए, आप ऊर्जा से पढ़िए। एनर्जी बहुत ज़रूरी है, उसको मेंटेन करके चलिए, लेकिन उसको इस तरह के एग्रेशन में मत आने दीजिए कि लोग ड्रामा समझने लग जाएं, लोगों को लगे कि आप ड्रामा बेच रहे हो। ये बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो गई है एंकर्स के सामने। उनको लगता है कि हम जितने ज़्यादा रोएंगे धोएंगे, और वो रोना धोना भी मन से नहीं होता है। एक खबर पे अगर आपके आंसू आ गए, आपकी 70 वीडियो वायरल होंगी, उनको लगेगा, वो कहते हैं ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो आज के समय में मीडिया के साथ यही है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, कुछ भी होके बदनाम ही हो जाओ, कम से कम वायरल तो हो जाएंगे हम। तो ये वायरल होने की बीमारी से बाहर आने की भी ज़रूरत है कि वायरल होना इज़ नॉट मतलब कोई सेंस नहीं है इस चीज़ की, मुझे जहाँ तक लगता है। आपको वायरल होने से पहले ये ज़रूर समझना होगा कि कहीं आप वायरल का शिकार ना हो जाएं इन सब चीज़ों के भीतर। तो ये जो भीतर वायरल चलता रहता है ना, उस वायरल से भी आपको लड़ना है। वायरल होने की बीमारी के साथ साथ हम बहुत सारा वक्त अपना ज़ाया करते हैं इसी चीज़ के लिए कि हम किसी तरह वायरल हो जाएं। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, दे आर टू बिजी इन इंस्टाग्राम रील्स एंड ऑल। आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम। मुझे लगता है हमें किताबों में अपने आप को ज़्यादा व्यस्त रखना चाहिए। और जब आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, अच्छी शेर व शायरी आपका एड ऑन काम करता है। बीइंग एन एंकर मैं खुद देखती हूँ, मुझे लगता है कि मैं कोई शो होस्ट कर रही हूँ और मुझे बीच में किसी का बहुत अच्छा शेर याद आ गया, किसी की कही कोई बहुत अच्छी बात याद आ गई, और मैंने वो बात बीच में रख दी, प्रस्तुत कर दी, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। उससे लोगों को ये लगेगा कि आप कनेक्टेड हैं उस चीज़ के साथ, आपका दिमाग साथ साथ वहाँ भी चल रहा है जहाँ हम नहीं सोच पा रहे हैं। तो ये बहुत खूबसूरत सा एहसास होता है कि आप अपने ऑडियंस के साथ, अपने कंटेंट के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। और वो कनेक्शन तभी आता है जब आप पढ़ाई करते हैं, साथ साथ लिटरेचर भी पढ़ते हैं। मैंने पहले भी कहा कि अपने समोसे कचौरी वाले जो पेपर को भी ना आप ऐसे मत जाने दें कूड़ादान में, आप उसको भी पढ़ डालें। क्या पता आपको कब काम आ जाएगी वो चीज़, क्योंकि लाइफ में कहीं भी आपको लगे कि हाँ मैं यहाँ। और फिर सबसे बड़ी बात, एंकर आज के समय में जज बन के बैठे हैं, ये सबसे बड़ी हमारे लिए विडंबना है, आयरनी है। हमें लगता है कि एंकर्स जो है वो जज बनने के लिए नहीं है। एंकर बात पहुंचाने का एक ज़रिया है, खबर पहुंचाने का एक ज़रिया है। कहीं किसी चीज़ पर कोई मान लीजिए कोई घटना हो गई, उस घटना पे 4 गेस्ट बैठ गए, उस पर आप निर्णायक नहीं हैं, आप उनके पक्षकार हैं, पक्ष रखने के लिए वहाँ पर बैठे हैं। उनके अलग अलग रेफरी, एंकर इज़ लाइक अ रेफरी, मुझे ऐसा लगता है। उसे लगता है उसे गेंद वहाँ से वहाँ थ्रो करनी है और वहाँ से वहाँ थ्रो करनी है, उसको नतीजा नहीं सुनाना होता। लेकिन आज के समय में बहुत बड़ा क्राइसिस है हमारे सामने, बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम जज बन के जज की कुर्सी पर बैठते हैं, हम एंकर की कुर्सी पर नहीं बैठते हैं। और वो बहुत ज़रूरी है, जब आप अपने आप को एंकर ही तक महदूद रहने दें, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा अपना ये खोल देते हैं लैंडस्केप कि आपको लगता है कि मैं ही सब जानता हूँ या मैं ही सब जानती हूँ, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और ये बहुत ही डेंजरस है। समय के साथ ये बहुत ख़तरनाक रूप ले लेता है। जब आप धीरे धीरे एंकरिंग की क्लासेस भी आप अटेंड करते होंगे, आज भी इस यूट्यूबर्स मीट में भी आपने बहुत सारे सेशंस अटेंड किए होंगे, बहुत कुछ आप अपने साथ अपने घर लेकर जाएंगे, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी बातें। कई लोग सो भी जाते हैं, कई लोगों को लगेगा अरे भाई बोर हो गए। तो हर तरह के अनुभव आप अपने घर आज लेकर जाने वाले हैं। बट द मेन थिंग इज कि आप एक जीस्ट क्या निकाल कर लेकर जाते हैं। क्या ये आयोजन समय की मांग नहीं है? क्या हम सबका एक साथ होना समय की मांग नहीं है? क्या हमारा उन फील्ड्स में उतरना जिन फील्ड्स में हमारी सहभागिता न के बराबर है, क्या हमारे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है? क्या हमारा एक साथ अपने लिए लड़ना ये एक सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं है? जब पूरे मीडिया में, पूरे सब प्राइवेट सेक्टर्स में एक दबदबा है कुछ खास कम्युनिटीज़ का, कुछ खास लोगों का, क्या हमारे वर्चस्व की लड़ाई हमारे लिए ज़रूरी नहीं है? तो ये तमाम सवाल आपको अपने भीतर, अपने जहन में लेकर जाने पड़ेंगे। चाहे आप एंकर बने, आप एक्टर बने, आप प्रोड्यूसर बने, आप स्क्रिप्ट राइटर बने, वट एवर द फील्ड यू आर चूजिंग, मतलब ये इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली। और ये आपकी ही कैलिबर, आपकी ही गट्स पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड चुनते हैं। बट एज एन एंकर मुझे ऐसा लगता है कि द मेन थिंग इज़ फैक्ट्स, विजडम। आप पढ़ते रहिए, अपने ऊपर काम करते रहिए। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि हमारी सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत अच्छी हैं, मैम पर्सनैलिटी हमारी ग्रूम नहीं हो पाई।
वो पर्सनैलिटी भी बहुत ज़रूरी है। मैं कहती हूँ लोगों की आंख में आंख मिला के बात करना सीखिए। वो जो कॉन्फिडेंस है ना, चाहे आप ऑन एयर हैं चाहे आप ऑफ एयर हैं, जब आप ऑन एयर हैं तो कैमरा इज़ योर फ्रेंड। स्टूडियो में बड़ी लिमिटेड सी जगह होती है, एक छोटा सा कैमरा होता है और आप उसी से आपको बात करनी होती है। लेकिन जब उस टाइम कैमरा को जब आप एड्रेस कर रहे हैं तो भी आप पूरे नेशन को एड्रेस कर रहे हैं, वो सब लोग आपको एक साथ सुन रहे हैं, तो उनकी भी आंखों में आंख मिला कर बात करिए। आपको लगना चाहिए कि दे आर ऑल बिफोर यू, सब आपके सामने ही बैठे हुए हैं। एंड सेम थिंग इज़ ऑन स्टेज। मैं स्टेज की लड़की हूँ, मैं बहुत टाइम स्टेज पे ही रही, कविताएं, भाषण, डिबेट्स जितने भी रहे मैंने स्टेज पर ही किए। और मेरे सामने बड़ी मुश्किल थी जब मैं टीवी पे गई, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक कैमरा होता है। आप लोग बैठे हैं यहाँ, आप ताली भी बजा रहे हैं, आप नोटिंग कर रहे हैं, आप लोग मेरी बात पर रिएक्ट कर रहे हैं, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मेरे जवाबों को सुन रहे हैं, मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। लेकिन जब आप कैमरा में स्टूडियो में होते हैं तब आपके पास कोई नहीं होता है। वो एक ऐसा अंधा कुआं होता है कि वहाँ पर आपको खुद से लड़ना पड़ता है। तो ये जब स्टेज के लोग होते हैं उनके साथ बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। मेरा बहुत समय के बाद ये हुआ था, मैं बहुत ये करती थी। ऑन एयर मेरा ये ज़रूर होता था क्योंकि मेरे को देखने की इधर उधर आदत थी, मैं सामने देख ही नहीं पाती थी। मुझे लगता था कि मैं सबसे बात कर रही हूँ ना, तो मैं यही मेरी आई कांटेक्ट मेरा बहुत ख़राब जाता था शुरुआत में, बाद में तो आदत पड़ गई। तो ये बहुत अच्छी बात है, जब आप ऑन एयर होते हैं तो आपका कैमरा आपका फ्रेंड है, मैं तो कहूँगी कि बॉयफ्रेंड है। जिस तरह से आप उससे बात करते हो, जिस आँख में आँख मिला के, जिस खूबसूरती के साथ, मुझे ऐसा लगता है अगर आप उसको वो मान लेंगे ना तो आप कैमरा से कभी घबराएंगे ही नहीं, कभी नहीं घबराएंगे। आपको लगेगा कि आप उसी से बात कर रहे हैं। कुछ लोगों की आंखों में एक कशिश होती है जब वो बोलते हैं एज ऑन एयर। एंकर्स मैंने देखा है, बहुत कम, बहुत चुनिंदा हैं, बहुत न के बराबर हैं, लेकिन कुछ हैं जो भी आज भी बोलते हैं, बहुत मेस्मराइजिंग लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो ऐसा लगता है जैसे हमसे ही बात कर रहे हो ऑन एयर। तो वो जो आई कांटेक्ट है, आपका बात करने का लहजा है, आपका जो जिस तरह से आप दूसरे आदमी को एड्रेस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो तभी पॉसिबल है जब आप उसके साथ एक कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग इस्टेब्लिश कर लो। वो कनेक्शन कुछ भी हो सकता है, जिसको भी आप सबसे ज़्यादा करीबी मानते हो। आजकल तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स को ज़्यादा करीबी मानते हैं लोग, उनको लगता है सारी बातें शेयर कर लें इन्हीं से। तो आप बेटर है कि कैमरा को वो भी मान सकते हैं। आपको लगे कि हाँ मेरा कैमरा नहीं है, आई एम टॉकिंग टू हर एंड हिम, तो वो भी एक बहुत बड़ा मंत्रा दे के जा रही हूँ मैं आप लोगों को आज। तो ये चीज़ आपको थोड़ा समझना होगा। मेरा ऑन सीरियस नोट, मुझे लगता है कि आपको उससे बहुत बेफिक्री से बात करने की ज़रूरत है, और बेफिक्री वाला अंदाज तभी आएगा जब आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। लोगों की आंख में आंख मिला के बात करना आना चाहिए, बहुत गजब की चीज़ है ये। जब किसी के सामने आप बैठे हैं ना, कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट। कॉन्फिडेंस से बहुत सारी चीज़ें किल हो जाती हैं अपने आप बहुत सारी बातें कही जाती हैं जब आप आत्मविश्वास से बात करते हैं। और आत्मविश्वास एक दिन में नहीं आता है, ये भी एक सतत प्रक्रिया है। इसमें भी आपका नॉलेज, आपका विजडम होना बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि आपको बात क्या करनी है, तो फिर वहाँ गड़बड़ आ जाती है। तो कोशिश करें कि अपना कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग रखें। किसी से भी बात करें तो आपको लगना चाहिए कि आप उससे बात कर रहे हैं तो आप सर्वज्ञानी नहीं हैं, लेकिन आप ज्ञानी हैं, आपके पास ज्ञान है। इस अहंकार और स्वाभिमान में एक बहुत महीन सा फर्क होता है, बहुत से लोग इसको कैच नहीं कर पाते। जो स्वाभिमान होता है, स्वाभिमान में आपको क्या लगता है कि आप सक्षम हैं, अहंकार में आपको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं, हम ही हम हैं। तो वो हम ही हम हैं वाला फ़र्क भी आपको पकड़ने की ज़रूरत है कि स्वाभिमान, कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस दोनों ही बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और आज के समय में जो पत्रकारिता हो रही है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चुनते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं। अच्छी चीज़ों को आप दरकिनार करके अगर आप गलत चीज़ों को पकड़ रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बहुत सारे लोग बहुत मीडिया पर ब्लेम गेम करने लग जाते हैं और सवाल उठने लाजमी है, मैं उन सारे सवालों को एक्सेप्ट करती हूँ, बट आप देखना क्या चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि वो जब इंटेलिजेंट शोज़ करते हैं उनकी टीआरपी नहीं आती है, जब वो सास बहू बेटियां करते हैं तो उसकी बड़ी ज़बरदस्त टीआरपी आती है। तो कौन देख रहा है ये 2:30 बजे सास बहू और बेटियां? हम ही तो देख रहे हैं। तो आपको भी इस चीज़ को अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचना बहुत आसान है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को समझना है।
वो कहते हैं ना कि दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल तो ही ये ज़माना बदलेगा। तो ज़िंदगी में जब आप खुद को बदलेंगे ना, अपनी सोच को बदलेंगे ना, अपने व्यवहार को बदलेंगे ना, तो ही ज़माना बदलेगा। क्या मैं ओवर टाइम तो नहीं जा रही हूँ भाई? आप क्वेश्चंस आर इनवाइटेड। आप, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ इन्वॉल्व हों। आपके जहन में जो सवाल हैं वो भी आने चाहिए। जैसे जैसे सवाल आएंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरा नाम रवि समरवाला है और मैं हरियाणा में जींद से हूँ। मेरा सवाल ये है कि जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया में एंकरा का जो चीखने चिल्लाने का चला हुआ है, आपको भी पता है, तो आपने कभी ऐसा प्रेशर फेस किया है? इंडीड टीम की ओर से आया होगा कोई ऐसा प्रेशर कि ये चीखने चिल्लाने का, जैसे हम देखते ही हैं टीवी में, कोई ऐसा प्रेशर आपने? यस, बिल्कुल किया है। क्यों नहीं किया होगा? जब आप काम कर रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ये एक प्रेशर, हिडन प्रेशर भी होता है। लोग सामने से ना आके बोलें लेकिन अपने व्यवहार में वो चीज़ दिखा देते हैं कि आपकी एंकरिंग में दम नहीं है, क्योंकि आप चीख नहीं रहे, आप चिल्ला नहीं रहे। बहुत सारे लोग इस तरह के प्रेशर से गुजरते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब आपको पता होता है ना कि मुझे किस रास्ते जाना है, और ये रास्ता मैंने अपने जर्नलिज्म के साथ साथ मैंने अपनी वकालत की, मेरी डिग्री अभी पूरी हुई है, और मैं साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती रहती हूँ जो मेरा कॉन्फिडेंस हाई रखती हैं। मुझे लगता है कि मैं ये नहीं तो मेरे लिए ये है, कि मैं ये कर सकती हूँ। मैं ज़रूरी नहीं मैं एक ही चीज़ पे डिपेंड हूँ। मैंने अपने आप को बीइंग एन एंकर इतना वर्सेटाइल बनाने की कोशिश की है कि ये नहीं तो ये सही चलेगा ज़रूर। तो जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है तो वाकई वो चीज़ आपको अलग बनाती है, और वो प्रेशर बहुत हद तक आप फील नहीं करते हैं। फिर होता सब पर है। जय भीम, मैं विकास। मेरा पहला सवाल है कि एंकरिंग स्किल सबसे ज़्यादा कैसे डेवलप होगा, और इस एंकरिंग और रिपोर्टिंग में क्या अंतर है विशेष करके, क्योंकि हम लोग को खुद से सब कुछ करना रहता है। एंकरिंग और रिपोर्टिंग में बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि एंकर्स के सामने आज के समय में स्किल्स की अगर हम बात कर लें तो देखो, बीइंग एन एंकर मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा आपको, कई बार क्या होता है कि हम कुछ वर्ड्स नहीं बोल पाते हैं, या हमारी भाषा में कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। जिस तरह से अभी स और श का जिक्र किया, हरियाणा वालों के साथ बहुत होता है, वो स और श में बड़े कंफ्यूज रहते हैं। बिहार के लोग रहते हैं, र में बड़ा प्रॉब्लम होता है उनको। तो अलग अलग डायलेक्ट में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं भाषाई अशुद्धियों की, लेकिन आपको इस चीज़ को समझना होगा कि आप उसको करेक्ट कैसे करें। मान लीजिए मेरा अपना फंडा ये है कि जिस भी शब्द पर मैं अटकती हूँ, मैं सफदरजंग नहीं बोल पाती थी। सफदरजंग अस्पताल जब भी आता था मैं सफदरजंग बोलती थी उसको, मतलब मेरी भाषा पे लोग मुझे तारीफ़ें करते थे, बट मैं उस शब्द पे अटकती थी हमेशा। जैसे ही कोई खबर सफदरजंग से आ गई और मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी भाई, मेरे को लगता था अब सफदरजंग बोलना पड़ेगा, मैं कैसे बोलूँ सफदरजंग, सफदरजंग अभी भी मेरे को कंफ्यूज है। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा प्रॉब्लम अगर ऐसी होती है तो आप उन वर्ड्स की लिस्ट ज़रूर बना लें जिन पे आप बार बार अटकते हैं, और कोशिश करें कि दिन में 10 बार आप उन शब्दों को लेकर आएंगे अपने रूटीन में। किसी भी तरह से आ सकते हैं, वो खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, मिरर आपका बहुत अच्छा दोस्त है। कई बार जिस विषय पे आपको बोलना होता है, आप मिरर के सामने उसकी प्रैक्टिस करिए। आप जाइए, आप सोचिए कि आप टीवी पे बोल रहे हैं। अपने से ज़्यादा अपना आलोचक कोई नहीं होता। अगर आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप अपनी आत्ममंथन करना शुरू कर देंगे तो कोशिश करें कि उसको उस तरीके से ही पढ़ें जैसे आप टीवी पे पढ़ रहे हैं। जैसे आप किसी इवेंट में आपको जाना है तो मिरर इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। मुझे ऐसा लगता है, मैं अभी तैयारियां ऐसे ही करती थी जब मैं छोटी थी, जब मुझे लगता था मुझे मैं बेलन लेके एंकरिंग करती थी। तो वो कोशिश आपको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। रही बात एंकरिंग और रिपोर्टिंग की, तो रिपोर्टिंग में बहुत सारी चीज़ें फॉर ग्रांटेड हो सकती हैं। रिपोर्टिंग में आपकी रिपोर्ट मायने रखती है, कंटेंट मायने रखता है। एंकरिंग में आपके फंबल्स, आपका प्रेजेंटेशन, आपका मैनरिज्म, कैसे आपने उस खबर को कैच किया, कैसे लोगों के साथ कैसे सवाल किया। रिपोर्टिंग में आप एक जगह पर गए, आपने वहाँ से जानकारियाँ उठाई, आपने उन इन्फॉर्मेशंस को गैदर किया, आपने बढ़िया। रिपोर्टर की बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं हमारे लिए मैटर करती हैं। उसकी भाषा भी मैटर नहीं करती, वो किस भाषा में बोल रहा है। एक बार राजस्थान से एक रिपोर्टर जुड़ गया, बोला जी बंदर बहुत सारे थे, बंदर ने बड़का भर लिया। एंड आई वाज लाइक, मैंने कहा बड़का भर लिया, तो बड़का इज़ अ वेरी मतलब लाइक वर्ड, तो हमारा लोकल वर्ड, तो अपने हरियाणा में बुड़का बोल देते हैं उसको, और राजस्थान में बड़का बोल देते होंगे, भाई मुझे क्या पता। तो उस चीज़ को लेके हम तो नहीं हंसे उस पर, क्योंकि वो रिपोर्टर है,
वो उसका काम हम तक खबर पहुंचाना है, वो हमें पहुंचा रहा है उसी तरीके से, उसको ठीक करके, उसको रिफाइन करके, वो काम एंकर का है। कुछ चीज़ अगर छूट गई तो वो समझाना एंकर का काम है। रिपोर्टर से सवाल करो, क्योंकि रिपोर्टर बीट का ज्ञानी होता है, उसे पता होता है कि मुझे क्या चीज़ें जुटानी हैं, क्या चीज़ें मुझे यहाँ से निकालनी हैं। उन चीज़ों को प्रस्तुत करना ऑन एयर और लोगों तक पहुँचाना, ये एक कड़ी है आपस में एंकर की और रिपोर्टर की, दोनों की, कि वो उस चीज़ को कंबाइन तरीके से कैसे लोगों तक पहुँचाते हैं। तो ये इट्स अ ब्यूटीफुल कनेक्शन, बट दोनों अलग अलग दूरी भी हैं, अलग अलग चीज़ें भी हैं, जिनकी कुछ चीज़ें फॉर ग्रांटेड भी होती हैं, कुछ चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कनेक्टेड भी होती हैं। हेलो मैम। हाय, हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है व्हाई आर यू लाफिंग? सबसे पहले मुझे ये बताइए, अगर माइक उनके पास गया तो आप हंसे क्यों? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मेरे से लोग काफ़ी खुश हैं इसलिए हंसे। अच्छा, ये पॉजिटिव स्पिरिट है, इसके लिए तालियां होनी चाहिए। देखो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये 2-3 बार स्टेज पे आ चुके हैं। ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, गुड। हाँ मैम, मेरा ये क्वेश्चन है, भी मेरी भी 4 बहनें हैं और मैंने हमेशा ऐसे कोशिश की, भी मेरे पिताजी भी नहीं, कि मैं इनको आगे लेके जाऊं। और जब आपके बारे में पता लगा तो मेरा पहले ही ये क्वेश्चन आया, मतलब ये थोड़ा सा हट के, मैं माफ़ी चाहूँगा, बट मुझे लगा भाई मेरी 4 बहनें हैं तो मैं भी उनको एक अच्छा जीवन में भी हेल्प कर पाऊँ, ये करूँ। तो भाई आप जैसे अभी मेन स्ट्रीम में हैं, तो सुमित सर हैं, इनके भी हम लोगों ने लेक्चर सुने हैं, तो क्या कुछ परेशानियाँ होती हैं अभी वहाँ पे लोगों को? सिर्फ कुछ पार्टिकुलर जगह के या पार्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं, अगर मान लेते हैं भी होती है, तो अपने लिए उनका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? कि भी हम लोग, मैं ये चाहता हूँ भी अपन वहाँ पे जाके पीक पे जाएं। बेस्ट सॉल्यूशन है मजबूरी बन जाओ। हाँ हाँ, और वो मजबूरी आप तभी बनोगे जब आपका काम बेहतरीन होगा। नो वन कैन रिप्लेस यू, नो बडी कैन रिप्लेस यू। किसी भी संस्थान में रहो ना, उसकी ऐसी मजबूरी बन जाओगे, आपको निकालते हुए या आपके निकलने से विचलित जरूर हो जाएंगे कि अरे भाई अब क्या होगा। और ये तभी होगा जब आप कंटिन्यूसली हार्ड वर्क अपने काम में कर रहे हैं, अपने आप को उतना बेहतर बनाइए कि आपके संस्थान से आपको जाने में तकलीफ ना हो, क्योंकि आपके पास और होंगे, लेकिन उनके पास आप एक ही होने चाहिए। तो अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग तो ज़रूर बनाएंगे। जी सोनल मैम, सवाल ये है कि फेस इंप्रेशंस और ड्रेसिंग सेंस पे आपने बात कही है कि ये एक एंकर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो इस पर ये भी एंकर के लिए हाँ बहुत ज़रूरी हैं। ये एंकर के लिए ज़रूरी नहीं, ये भी ज़रूरी तो है। ये मतलब बड़े सारे लोग हैं वो ये नहीं समझ पाते कि हमें ड्रेसिंग सेंस जो है वो कैसा करना चाहिए। अब कैमरा फेस कर रहे हैं तो उन्हें नहीं पता, खास करके हम यूट्यूबर जो लोग हैं उनके लिए ये परेशानी रहती है, तो इस पर थोड़ा सा बता दीजिए। वो तो ड्रेसिंग वाले ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, बट पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में ये सारी चीज़ों की अपनी एक नॉलेज होती है। मान लीजिए आप, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमें नहीं पता होता है, हम कई बार रूरल एरियाज से होते हैं, उतना हमारे सक्षम परिवार नहीं होते हैं कि हम बहुत बढ़िया ब्रांडेड कपड़े खरीद पाएँ और हमें शुरू से ये सेंस डेवलप हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों को गॉड गिफ्टेड होती है, उनके पास घर परिवार से वो सक्षम होते हैं, तो दे कैन बाय ब्रांड्स एंड ऑल, एंड ब्रांड्स में वो नहीं होती है, ड्रेसिंग सेंस नहीं होती है। मुझे लगता है कि ड्रेसिंग सेंस आप किस कॉम्बिनेशन पे क्या पहन रहे हो उसमें होती है, और वो ऑन एयर बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि बहुत आपने सब कुछ लाइट लाइट पहन लिया, आजकल तो पेस्टल शेड्स का ज़माना है, आपने लाइट के ऊपर डार्क पहन लिया। इसके ऊपर मैं चाहूँगी कि सुमित भाई मेरा एक अलग से सेशन रखें, तो मैं उस पर एक चार्ट बना के दिखाऊँगी कलर्स का, है ना, अगले साल है ना, एक कलर्स का एक मैं चार्ट बना के दिखाऊंगी कि आप किस कलर पे क्या पहने, और वो एक अलग टीवी की एक अलग दुनिया में वो चीज़ें रहती हैं। एंड सबसे बड़ी बात, आपके पास ड्रेस डिज़ाइनर भी होते हैं, लोग होते हैं टीवी चैनल्स में भी, मीडिया अच्छे चैनल्स ग्रूम कर जाएं। अब न्यूज़ भी जब बहुत बढ़िया शानदार चलेगा, हम भी एक ड्रेस डिज़ाइनर रख लेंगे, और क्या, हम भी रखेंगे भाई एक बढ़िया डिज़ाइनर, आप खुद डिज़ाइन करवाएंगे हमारे कपड़े और हम पहनेंगे वो ऐसे ही कॉम्बिनेशंस जैसे सही डिज़ाइनर पहनते हैं बढ़िया वाले। तो इसमें सिर्फ बहुत कॉमन सी चीज़ है कि आप कलर्स का थोड़ा सा ध्यान रखें। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे, अब नॉर्मल आप किसी के उसमें चले जाओ, फिल्मों में आप देखते होंगे कि किसी की डेथ पे भी लोग जाते हैं तो बिल्कुल बढ़िया लखनवी वाइट सूट पहन के जाते हैं। तो वो क्या है ना, वो एक अलग ट्रेंड बना दिया लोगों ने कि उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया है उस चीज़ को। वो वरना इतना ध्यान नहीं रहता है किसी की मौत पे कि आप कच्चा लखनवी सूट बढ़िया वाला निकालो और अपना पहन के जाओ एकदम चमकता हुआ। अगर दिल पे लगती है तो फिर जो भी पहना होता है इंसान भाग लेता है।
तो कई बार इमोशंस का खेल भी होता है। जब भी आप कुछ भी चीज़ कर रहे हैं तो उसमें इतना अवेयर, क्योंकि आप ऑन एयर दिखते हैं, लोग आपको देखते हैं, और टीवी सुनने के साथ साथ दिखने का माध्यम भी है, तो वहाँ आपको थोड़ा सा सजग रहने की तो ज़रूरत है। कलर्स का मैं बताऊंगी, जैसे भाई ने कहा एक अच्छा बढ़िया उस पर क्लास हम करेंगे, पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स उसका हम रखेंगे टॉपिक, उसमें आप पर्सनैलिटी बिल्डिंग पे कुछ महीन बातें वो हम उसमें चर्चा करेंगे। फिलहाल एंकरिंग की बात करते हैं। हाँ, हेलो मैम, अजय इधर। मैं कह रहा हूँ कि डिजिटल मीडिया का कितना स्कोप आप देखती हैं अभी? ज़बरदस्त, कोई शक ही नहीं है। डिजिटल मीडिया ने अपने आप को बहुत और फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि डिजिटल मीडिया के साथ साथ उतना ही खतरा भी है। अभी आप एक चीज़ को ये नहीं मान सकते कि ये हमारा अंतिम छोर आ गया और यहाँ से हम बस जो चाहेंगे वो कर पाएंगे, क्योंकि आज के समय में ना ज़माना उसी तरीके से पॉलिटिकल सिनेरियो बदल रहा है। लोगों के ऊपर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी खबरों पे एकदम से स्ट्राइक आ जाती है, बहुत सारे चैनल्स बंद हो रहे हैं, बहुत सारे अकाउंट्स बंद हो रहे हैं। ये अपने आप में एक ख़तरा है, लेकिन डिजिटल मीडिया रहेगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से रहेगा, हमेशा रहेगा, और आज से बहुत बेहतर रहेगा, बहुत सुलभ रहेगा। क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी बड़े नॉर्मल से मोबाइल फ़ोन से भाई उन्होंने क्या अपना चैनल्स बना लिए हैं, इतने ज़बरदस्त सब्सक्राइबर्स हैं उनके, है ना। इंस्टाग्राम पे देखो बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है, लोगों के पास बहुत बढ़िया पैसा भी आ रहा है सोशल मीडिया से। तो डिजिटल मीडिया का बहुत बढ़िया, मेरी नज़र में बहुत अच्छा भविष्य है, और आप सब लोग बधाई के पात्र हैं क्योंकि ये यूट्यूबर्स मीट है। तो फॉर ऑल ऑफ यू क्लैपिंग्स, क्योंकि आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और नो डाउट हमेशा करेंगे। हेलो मैम, मैं प्रोफेसर एच.डी. भारती। मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या जो समाचार पढ़ते हैं तो वो भी तो एंकरिंग स्किल है ना? जी बिल्कुल है, वही है ना। हाँ। तो हम कई बड़े नामी गिरामी चैनलों को देखते हैं कि जैसे लगता है कि वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो उनके बोलने में ना कोई कंटिन्यूएशन होता है, वो खुद ही असहज होते हैं। या जैसे कोई एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर चढ़ रहा है, कोई उधर से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो व्हाट इज दिस? ये एंकरिंग के किस स्किल में आता है? हाँ, तो ये तो मैंने आपको पहले भी कहा कि एंकरिंग इज़ मोर ऑफ एंटरटेनमेंट नाउ डेज। एंकरिंग में एंकरिंग कम रह गई है मीडिया में और एंटरटेनमेंट ज़्यादा हो गया है, बट स्टिल आप लोग इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि लोग अगर सोच रहे हैं इस पर तो फिर बदलाव भी आएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बहते चले जाते हैं उसी गंगा में जिसमें सब अपने हाथ धो रहे हैं, उसी में हम वे धो लेते हैं। तो हमें इस चीज़ को थोड़ा समझना होगा कि अगर आप उस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, उस फ़र्क को समझ रहे हैं, एंटरटेनमेंट और एंकरिंग के फ़र्क को थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। बहुत हद तक एक एंकर को बहुत अच्छा एक्टर होना ज़रूरी है। मैंने पहले भी कहा कि एक सब्ज़ी, बड़ी शानदार लजीज सब्ज़ी तभी बनती है जब उसमें नमक हो, मिर्च हो, मसाला हो, जो भी धनिया पाउडर जो भी आप डालते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा कंटेंट सब होना चाहिए, तो वो एक बहुत अच्छा एंकर कहलाता है मेरी नज़र में। बट आपको ये चीज़ फ़र्क आपको ही महसूस करना होगा, और उसमें फ़र्क में आप चुनते क्या हैं। अच्छे एंकर चुनिए, आप उन्हें पॉइंट आउट कर लिया तो आप वो टीवी चैनल शट डाउन कर दीजिए। हेलो मैम, मेरा नाम विजय वैद है, और अभी एक भाई ने सवाल पूछा था कि आजकल जो दौर है चिल्लम चिल्ली का, एंकर्स चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपके ऊपर जब आपने कहा कि प्रेशर आया तो आप अपनी वो शालीनता और जो सोबरनेस उसको लेकर आपने चलने की कोशिश की, या आपके ऊपर प्रेशर था इस वजह से आपने कोई कोशिश की कि भाई मैं भी अगर ऐसा बनने की कोशिश करूं? एक बात ये, और दूसरा ये कि कोई किस्सा इस तरह का आप अगर बता पाएँ कि आपके ऊपर प्रेशर इस तरह की एंकरिंग करने का आया हो तो। राइट, देखिए अल्टीमेटली मेरे पिता हमेशा एक बात कहते हैं कि कितने लोग आपको देखते हैं ये ज़रूरी नहीं, कौन लोग आपको देखते हैं ये ज़रूरी है। अपना जब मैं पत्रकारिता से पहले, जब मेरा शौक़ था, मैं टीवी में आने से पहले लेक्चर्स जो करती थी, जो मैं भाषण कविताएं पढ़ती थी, उसमें 4 लोग बैठे होते थे ऐसे ही। आप तो बहुत ज़्यादा तादाद में हो, कई बार तो हमारे सामने सिर्फ जजेस ही होते थे, और जजेस ही आके फैसला सुना के चले जाते थे, और हम उन्हीं की तालियों से हम अपने आप का उत्साहवर्धन करते थे। पहली रो में मेरे पापा बैठे होते थे, मेरे हर इवेंट में वो मेरे साथ रहते थे, तो बस वो तालियां बजाते थे। कई बार तो सिर्फ मेरे पापा की तालियों की आवाज़ आती थी। तो भीड़ हमें कभी अट्रैक्ट नहीं करी, भीड़ से हम कभी अट्रैक्ट नहीं हुए। हम अट्रैक्ट उस चीज़ से हुए कि कौन लोग हमारा व्यूअर है, हमें देख कौन रहा है। बहुत कई बार क्या होता है, बहुत थोड़े से लोगों में, कई बार आपके सोशल मीडिया पे देखिए, आप ज़रा आप उत्साहित हो जाते होंगे कि अरे 10 लाइक आ गए, 5 लाइक आ गए। अरे वो 5 लाइक किसके हैं? वो 50 पे भी भारी हो सकते हैं।
कौन लोग आपको देख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। रही बात प्रेशर की, तो प्रेशर अनडाउटेडली मैंने अपना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग तो रखा है कि कोई सामने से आके मुझे कभी इस तरह से नहीं बोल पाया, लेकिन एक हिडन प्रेशर सब पे होता है। लोग कहने की कोशिश करते हैं, वो दिखते भी हैं कोशिशों में, लेकिन मैंने अपने आप को नहीं बदला। अगर मुझे लगा कि मैं साड़ी में एंकरिंग करूँगी आज के इस दौर में, मैं एक बार एक चैनल में थी, उसमें मुझे मॉर्निंग शो के लिए बुलाया गया और उन्होंने बोला कि मैडम हम चाहते हैं कि आप आप फ्रेश फेस हैं, हम चाहते हैं आप मॉर्निंग में रहें, मॉर्निंग शो करें और आप ड्रेसेस में करें मॉर्निंग शो। मैं साड़ियाँ पहनती हूँ ऑन एयर, फॉर्मल्स पहन लेती हूँ, साड़ी पहनती हूँ, तो वो मेरी अपनी चॉइस है। मैं ड्रेसेस को बुरा बताती हूँ, ना मैं इन सब चीज़ों को बुरा बताती हूँ। मैं इस मामले में इनफ फ्रीडम वाली लड़की हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे आके कहा कि आप फ्रेश फेस हैं, हम चाहते हैं कि आप ड्रेस पहने और आप सुबह के शो में लोगों को कुछ अच्छा दिखना चाहिए। मेरे लिए ये बड़ा शॉकिंग था। मैंने उनको बड़ी ही शालीनता से जवाब दिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आज के समय में, मैं भी बहुत ही शांत होने लगी हूँ धीरे धीरे। मुझे भी लगने लगा है कि बहुत ज़्यादा एग्रेशन का ज़माना नहीं है। अब तो लोगों को सिर्फ उनकी बातें सुनो, वो हरकतें आगे अपने सामने होते हुए देखो, उसका विश्लेषण करो, रिएक्ट बहुत कम करो, रिएक्ट करो वहाँ जहाँ ज़रूरत है। तो मैंने नॉर्मल कहा, मैंने कहा सर अगर मुझे यही करना होता तो फिर मैं बॉलीवुड में होती, मैं टीवी सीरियल्स के मेरे पास ऑफ़र थे, फिल्म का मेरे पास ऑफ़र आया था, तो मैं इस वक्त मुंबई में अच्छा खासा काम कर रही होती अगर मेरे को यही करना होता। तो मुझे लगता है मुझे सुना जाना चाहिए, मुझे देखा जाना नहीं चाहिए, और मुझे देखने से पहले लोग मुझे सुने। ये जवाब मैंने उनको उसी चेयर पे दिया था जहाँ जिस चेयर पे वो मेरे से बैठ के बात करें। तो देखिए, बोलना आना चाहिए, अपनी बात कहनी आनी चाहिए। नुकसान हो कोई बात नहीं, बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात न करोगे। तो लाइफ में हमेशा ना इस चीज़ को ध्यान रखिए कि बिगाड़ जाए कितना भी हो जाए, लेकिन ईमान की बात से नहीं कतराओ। ठीक है, और ये नहीं तो दूसरा चैनल सही, दूसरा नहीं तो तीसरा सही, तीसरा नहीं तो चौथा, नहीं अपना बना लेंगे। चलो जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन यूट्यूबर्स बीट दिल्ली से। अरे भाई ताली। सवाल है कि जैसे आपने कुछ देर पहले कहा कि एंकर वही है, जब टीपी बंद हो जाए, स्क्रीन पे चलनी बंद हो जाए स्क्रिप्ट, तब भी वो अपने आप को प्रूव करे। तो इसके लिए स्किल कैसे आए कि हम एक खबर पढ़ रहे हैं, हालांकि हम तो यूट्यूबर हैं, हम अपने से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम आ जाती है एडिटिंग में। तो खबरें हमारी चल रही है, आगे चली गई, पीछे चली गई, तो हम अपने आप को वहाँ पे कैसे स्टैंड रखें और कैसे कंटिन्यू रखें, वो स्किल कैसे हमें डेवलप करनी चाहिए? कई बार क्या होता है, फैक्ट्स बहुत कम होते हैं एंड ताना बाना बुनना होता है उसके इर्द गिर्द। कई बार क्या होता है, कोई एक घटना हो गई, उस घटना के बारे में आपको बहुत कम नॉलेज है, लेकिन पिछली कोई घटना उससे कनेक्टेड है। कहीं पे आगजनी की घटना हो गई है, उसी जगह पे उससे पहले कभी कोई आगजनी की घटना हुई, वो आपको याद आ गई, या कहीं किसी दूसरी जगह पे हो गई। मान लो आप लखनऊ का हादसा बता रहे हैं और सेम टाइम मुंबई से कोई खबर आ गई। मुंबई और लखनऊ में भी आग एक टाइम पे लगी है, एक जगह पर तो नहीं लग सकती, लखनऊ अलग है, मुंबई अलग है, बट स्टिल आप उसको इंटरकनेक्टेड करके बता सकते हैं, उसका थोड़ा लैंडस्केप खोल सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम एक ही खबर का ताना बाना बुनते चले जाते हैं, ना पीछे का कभी याद करते हैं, ना आगे अगर कैजुअलिटी हो गई या कुछ और हो गया तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, इस पर भी हम ध्यान नहीं देते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन का एक ताना बाना होता है, और वो कल्पना का संसार भी होता है। कई बार कल्पना और फैक्ट दोनों आपको साथ साथ भी रखने पड़ते हैं। आपको मान लो कोई किस्सा याद आ गया, कोई कहानी याद आ गई, वो सिर्फ पढ़ने से ही होगा। जब आप अच्छा लिटरेचर पढ़ रहे हैं, आप उसको कनेक्टेड करके देख सकते हैं उसको वहाँ से। तो बोलते रहना ही नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोशिश करें कि उससे इंटरकनेक्टेड आसपास जो घटनाएं हो रही हैं उनको भी उसमें समाहित कीजिए। एक खाका ऐसा बनाइए कि वो दूसरी घटनाओं से भी जुड़ा हुआ हो। ज़रूरी थोड़ी है कि एक घटना एक जगह पर घट गई तो आपको उसी के बारे में बात करनी है, कहीं 2 दिन पहले घटी है उसका भी जिक्र कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं इस तरह के, क्यों हो रहे हैं, पटाखे जल रहे हैं, दिवाली आ रही है, अभी कोई आग लग गई तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, पटाखे तो बैन है बट स्टिल पटाखे जल रहे हैं, कब कब कोशिशें हुई, इससे पहले भी हुई, ये हुई। ये पूरा ताना बाना आपको बुनना तभी पड़ेगा जब आप दूसरी घटनाओं पर भी नज़र बना कर रखते हैं। Thank you so much. Yes. जोरदार तालियां।
बहुत बहुत शुक्रिया सोनल, इतनी शानदार तरीके से आपने एंकरिंग के गुर हम लोगों को सिखाए हैं। और अगर हम लोग साथ काम करते तो हम बहुत शानदार शोज़ बनाते, बहुत शानदार प्रोड्यूस करते शोज़। लेकिन इंडिया न्यूज़ में छोड़ चुका हूँ, आप अभी वहीं काम कर रही हैं। और हमारे जो लोग हैं वो बहुत शानदार तरीके से काम करते हैं। जैसे सोनल ने कहा ना कि हमारे पास सिर्फ एक चीज़ है और वो है हमारे काम की ताकत। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे, जब वो बचपन में जब वो बच्चे थे तो उन्हें क्लासरूम से बाहर बिठाया, उसके अंदर नहीं आने दिया गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो वो दुनिया का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी बन गया। और वो इतना काबिल था कि इस देश में जब संविधान बनाने की बात हुई, कानून बनाने की बात हुई, तो उनका कोई विकल्प नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए मजबूरी में ही उन्हें चुना गया और उनसे भारत का संविधान लिखवाया गया। तो हमें अपनी ताकत, अपना काम इतना मजबूत कर लेना है, जैसे सोनल कह रही थी कि हमारा कोई विकल्प ही नहीं होगा, उनको मजबूरी में आना ही पड़ेगा कि भाई इससे बेहतर कोई काम नहीं कर सकता। और वो आपको तभी मिलेगा जब इस तरह की आप अपने अंदर जो एक्सपर्टीज डेवलप करेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे और आपस में एक दूसरे का हौसला बढ़ाएंगे। तो सोनल, हमारे बीच आने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपसे ज़रूर इसमें जुड़े रहेंगे और चाहेंगे कि अगले साल जब यूट्यूबर मीट होगा तो वो फैशन वाला भी हमको बताएं, क्योंकि हम भी अच्छा दिखेंगे, अच्छा काम करेंगे। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।